भारतीय इतिहास में परंपराओं और विशेषताओं के बदलने के साथ ही मूर्ति कला में भी परिवर्तन हुए और अलग अलग समय अलग अलग मूर्ति कला का प्रचलन रहा। आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश में मूर्ति कला को समझेंगे और जानेंगे समझेंगे कि किस प्रकार परिस्थितियों के बदलने के साथ मूर्ति कला में अलग अलग विशेषताओं का समावेश हुआ। नमस्कार, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। चलिए सबसे पहले क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि हमारी आज की क्लास की हाईलाइट्स क्या रहेंगी। तो सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना रहेगा कि उत्तर प्रदेश में मूर्ति कला का विकास किस प्रकार हुआ। हम लोग जनरली देखते हैं कि पिछले वीडियोस में मैंने आप लोग को वास्तुकला पढ़ाया था, तो अलग अलग राजवंश के समय अलग अलग राजा हुए, अलग अलग काल हुए, तो उस समय वास्तुकला बदली थी। ठीक इसी प्रकार आज का यह जो वीडियो है यह मूर्ति कला से संबंधित है और अलग अलग काल में जिस प्रकार से मूर्ति कला में परिवर्तन हुए वे सभी हमको आज पढ़ने होंगे। ठीक है, तो आज का ये जो वीडियो है मुख्य रूप से 3 काल पे केंद्रित है। कौन कौन से काल हैं? पहला तो है भाई मौर्य काल। ठीक, मौर्य काल से हम देखते हैं कि भारत में मूर्ति कला का प्रचलन शुरू हो जाता है। हालांकि अगर हम इतिहास को पढ़े समझे तो हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में हमें अलग अलग मूर्तियां देखने को मिली हैं, लेकिन उससे संबंधित ज़्यादा जानकारी हम लोग को नहीं मिल सकी है और ना ही इतिहासकारों को मिली है। तो इसीलिए हम लोग जो मूर्ति कला को पढ़ना समझना शुरू करते हैं मेनली मौर्य काल से पढ़ना समझना शुरू करते हैं। ठीक, अगर हम इससे पिछला काल समझे वैदिक काल, तो हम क्या पाते हैं कि वैदिक काल के जो लोग थे वे प्रकृति के पुजारी थे, यानी कि उन लोग को मूर्तियों से कोई मतलब नहीं था। वे किसकी पूजा करते थे? वर्षा की पूजा करते थे, सूर्य की पूजा करते थे, पेड़ पौधों की पूजा करते थे, जीवों की पूजा करते थे। वैदिक काल में हम लोगों ने देखा कि गाय का विशेष महत्व हुआ करता था। तो ठीक इस प्रकार उसके जो अगला काल है यानी कि मौर्य काल, वहाँ हम देखते हैं कि मूर्तियों का चलन शुरू हो जाता है। हालांकि जो मूर्तियाँ हम आज देखते हैं यह वास्तविक रूप में नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद शुरुआत हो गई थी। तो उस शुरुआत को समझेंगे और उससे संबंधित पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो मूर्ति कला समझने के बाद मौर्य काल में हम लोग सीधा आएंगे कुषाण काल में। ठीक है, हालांकि जो कुषाण काल का समय है ये कब का है? ये मौर्योत्तर काल में शामिल है। तो कुषाण काल में हमें मूर्ति कला में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिलते हैं और यह देखने को मिलता है कि इसी समय गांधार शैली और मथुरा शैली विकसित हुई। तो मूर्ति कला अगर हम जर्नली भी पढ़ते हैं ना, तो हम देखते हैं कि गांधार और मथुरा शैली खास है। इस शैली में मुख्य रूप से देखते हैं कि बौद्ध की प्रतिमाओं और बोधिसत्वों की प्रतिमाओं को बनाया गया था। तो देखेंगे कि किस काल में किस समय किस प्रकार से कौन सी शैली विकसित हुई, उसकी क्या क्या विशेषताएं थी और जो मूर्तियां बनाई जा रही थी उनमें किस मटेरियल का यूज़ किया जा रहा था और वे किससे संबंधित थी। ठीक, ये सभी चीज़ों को पढ़ने के बाद हम लोग चलेंगे गुप्त काल की ओर और देखेंगे गुप्त काल में किस प्रकार से मूर्तियों का प्रचलन हुआ। हर एक काल अपने आप में खास है और मूर्ति कला बदलेगी काल के साथ साथ। किस प्रकार बदलेगी ये जानने से पहले सबसे पहले चलते हैं अपने प्रश्नों की और किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं आज की इस वीडियो क्लास से, ये चीज भी हम लोग देख लेते हैं। तो आप लोग की स्क्रीन पर 3 प्रश्न हैं अलग अलग। ठीक है, पहला प्रश्न इन जनरल टर्म्स में है, जैसे कि आपसे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में मौर्यकालीन मूर्ति कला की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो सिर्फ और सिर्फ यह मौर्य काल पर केंद्रित है। तो इस प्रकार अलग अलग काल से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक, जैसे कि मौर्योत्तर काल या कुषाण काल या इसके अलावा गुप्त काल से। ठीक है, अब प्रश्नों में डायमेंशन किस प्रकार बदलेंगे जरा आप ये समझिए। तो हर एक काल अपने साथ अलग विशेषताओं को लेकर चलेगा। ठीक है, और जो ये विशेषताएं होंगी इनसे अलग अलग स्थान संबंधित होंगे, साथ ही साथ इन सभी के लिए अलग अलग कारण भी उत्तरदायी होंगे। ठीक है, कुछ अलग कारण थे जिस वजह से मौर्य काल में मूर्ति कला का प्रचलन हुआ और जो मूर्तियां बन रही थी उनके लिए कुछ अलग तत्व जिम्मेदार थे। ठीक इसी प्रकार से भाई कुषाण काल में कुछ ऐसे तत्व बने जिसकी वजह से हम देखते हैं कि गांधार और मथुरा शैली का जन्म हुआ। ठीक इसी प्रकार गुप्त काल में चीज़ें बदल गईं और हम देखते हैं कि एक नई मूर्ति कला हमें देखने को यहाँ मिलती है। तो किस प्रकार से रही ये पूरी परिस्थितियां जरा एक बार समझना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या समझना है हमें? भाई मौर्य काल में मूर्ति कला किस प्रकार से थी, शुरुआत ही यहीं से होती है। ठीक, तो ये बात आप लोग को हमेशा ध्यान रखनी है कि जिस प्रकार का उस समय साम्राज्य चल रहा होगा, जिसका शासन चल रहा होगा, उसके अनुरूप और धार्मिक सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप हम देखेंगे कि मूर्तियों का निर्माण होगा। ये बात हम लोगों ने देखी है कि भाई इतिहास में समय समय पर ऐसा हुआ है कि राजा महाराजाओं की मूर्तियां तो बनी हैं। ठीक, लेकिन हम लोग कल्चर भी देख रहे हैं साथ साथ, तो हम लोग का जो पहलू होता है वो सांस्कृतिक अधिक हो जाता है, धार्मिक अधिक हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि भाई मौर्य काल की खास विशेषताओं में यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां खास हैं। इस समय इन मूर्तियों का विशेष प्रचलन था, यानी कि कोई देवी देवता नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब हम बौद्ध देख रहे हैं या फिर हम लोग देख रहे हैं कि भगवानों की प्रतिमाएं हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही आपको यहाँ पर जो जैर तीर्थंकर थे वो भी नहीं देखने को मिल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियां देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में कहाँ से? मथुरा जनपद के अंदर एक गाँव है जिसका नाम है बड़ौदा।
ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको हमेशा बताता हूं कि जब आप मेरी क्लास ले रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप नोट्स बनाते रहें, क्योंकि आप जिन नोट्स को बनाएंगे वहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे, और अगर आप उन सभी चीज़ों को वहाँ लिख देते हैं तो अंक अपने आप ही अच्छे हो जाएंगे। चलिए, तो इस प्रकार क्या बात कह रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में मथुरा से मूर्ति मिली है, किसकी? यक्ष की। और यक्षिणी की प्रतिमा भी मिली है, कहाँ से? भोपाल के पेशनगर से। केवल इतना ही नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग मूर्तियां और भी यक्ष और यक्षिणियों के मिली है। लेकिन एक बड़ा प्रश्न जो यहाँ पर इस समय खड़ा हो रहा है और लोगों के दिमाग में प्रश्न के लेकर जो बात चल रही होगी वो ये होगी कि वास्तव में यक्ष और यक्षिणी क्या होते हैं, कौन है ये लोग जिनकी प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं। एक प्रश्न रेस तो हो रहा होगा। जिन लोग को इसके ऊपर जनरल अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो तो वास्तव में ये चीज़ें सोच रहे होंगे। तो वास्तव में यक्ष और यक्षिणी क्या है? तो उस समय जो परंपराएं चल रही थी, जो परिस्थितियां बनी हुई थी, उनमें यक्ष और यक्षिणियों को खास स्थान दिया गया। ठीक, और सभी धर्म यानी कि जैन धर्म चल रहा था, बौद्ध धर्म था और हिंदू धर्म था, तीनों ही धर्म में इस समय यक्ष और यक्षिणियों की पूजा की जा रही थी। अब तीनों धर्म की विशेषताएं तो हम लोग को पता है कि अलग अलग है, लेकिन उन अलग विशेषताओं और मान्यताओं के बावजूद तीनों ही धर्म यक्ष और यक्षिणियों की पूजा कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं ऐसा, ये समझने वाली बात है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ, हम देखते हैं कि इससे पहले वैदिक काल में प्रकृति की पूजा कर रहे थे हम लोग। ठीक, तो उसी की ही कुछ लक्षण यहाँ देखने को मिलेंगे। ये बात ध्यान रखनी है, मैं लगातार बता रहा हूँ कि जब काल बदलेगा तो पिछली विशेषताओं को भी लेके चलेगा। ऐसा नहीं है कि एक नया काल तो पिछली विशेषताओं का गला घोट के उसे मार देगा, नहीं मारेगा, कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। तो वही चीज़ है, ऐसा माना जाता था कि जो यक्ष और यक्षिणी है वास्तव में पृथ्वी इन्हीं की वजह से चल रही है, और यही लोग हैं जो धन, पृथ्वी, संपदा और कृषि इन सभी के लिए उत्तरदायी हैं। यानी कि लोगों की धारणा थी कि अगर इनकी पूजा करते हैं, इनको प्रसन्न रखते हैं, इन लोग की जो ख्वाहिश है यदि उनको पूरा करते हैं तो इस समय जो उनकी मनोकामनाएं हैं और जो पृथ्वी पे फसल उपज रही है, वर्षा हो रही है, ये सभी नियमित रूप से चलेंगे। ठीक, ये जनरल टेंडेंसी हम लोग क्या करते हैं, भगवान बदलने के अनुसार हम लोग रीति बदल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एक जनरल ट्रेंड क्या है, भगवान शिव के ऊपर दूध चढ़ाया जाता है, लेकिन भगवान शनि के ऊपर तेल चढ़ाया जाता है। तो जिस प्रकार से अलग अलग समय अलग अलग भगवान देखने को मिलेंगे तो परंपराएं भी अलग होंगी। तो इस समय लोग यक्ष और यक्षिणी से संबंधित जो भी रिवाज थे उसको पूरा कर रहे थे। बात क्लियर है, और यह कार्य तीनों ही धर्म के लोग कर रहे थे। ये एक खास पहलू है, और ये स्टेटमेंट आप लोग को ना प्रीलिमिनरी एग्जाम्स में पूछी जा सकती है, वहां पे आएगा तो तैयार रहना, क्योंकि आप ये चीजें समझ गए हैं। ठीक है, अब इस समय जो मूर्ति कला चल रही थी उस मूर्ति कला की क्या विशेषताएं थी ये भी आप लोग को पता होनी चाहिए ना। तो अब तुरंत बुलेट फॉर्म में आप लोग को नोट्स बनाने हैं, और जो जो बात मैं आपको बता रहा हूं ये सभी नोट डाउन करते हुए चलना है। जैसे कि मौर्यकालीन मूर्ति कला की विशेषताएं क्या है, तो देखिए और समझिए क्या कह रहे हैं कि जो इस समय की जो मूर्तियां थी उनका उपयोग कहाँ हो रहा था। पहली बात तो सजावट के लिए कर रहे थे, खास पहलू। दूसरा, तोरण और मेधी यानी कि जो एंट्रेंस वगैरह होते थे, ठीक है, राज्य के एंट्रेंस हो गई या मंदिर की एंट्रेंस हो गई, ठीक है, वहां पर इनका चलन हमें आगे देखने को मिलता है। ठीक है, मंदिर अभी नहीं आए, मंदिर कब आते हैं, गुप्त काल में आएंगे, लेकिन उससे पहले क्या था, साम्राज्य चल रहा था, तो किले वगैरह के लिए राज्य में प्रवेश की जगह पर इन सभी मूर्तियों को स्थापित किया जाता था। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर साथ साथ ही इसके कि सजावट के साथ साथ तोरण और मेधी के ऊपर जो क्या थी, लोगों की धार्मिक अभिव्यक्ति थी उसको प्रस्तुत करने के लिए। यानी कि लोग देखते थे अलग जगह, जिससे पता चलता था कि वर्तमान में क्या क्या धार्मिक मान्यताएं हैं। क्लियर है इतनी बात। चलिए अगली बात क्या कह रहे हैं कि इन मूर्तियों में अपनी एक निजी शैली थी। ठीक है, ये जिन क्षेत्रों में विकसित हुई वहां के लोगों ने अपने अनुसार ही इनमें अलग अलग तत्वों का समावेश किया। ठीक है, हम लोग देखेंगे अभी जो मूर्तियां थी किस प्रकार की थी। यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति यदि मैं आपको दिखाऊं तो यह वे मूर्तियां हैं जो लोग बना रहे थे। अब देखिए, एक यक्षिणी की मूर्ति ये है, ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर काफी अलग है। देख रहे हैं हर तरफ से थोड़ी खंडित है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा पुरानी है ये। इसलिए हमें कभी भी जब हम इतिहास पढ़ रहे हैं, संस्कृति पढ़ रहे हैं, तो जो पुरानी चीज़ें हैं वो हमें बिल्कुल ठीक रूप में नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ टूटा हुआ उसमें से अवश्य ही होगा। ठीक, हालांकि हम इस आर्ट को देखें तो आर्ट कैसी है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी अच्छे से और काफ़ी बारीक इसके ऊपर नक्काशी की गई, सारे कार्य किए गए हैं। ठीक है, तो ये यक्षिणी की मूर्तियाँ, हालांकि ये एक अलग क्षेत्र की है, और ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये भी यक्ष और यक्षिणी की है। अब देखिए आप लोग को दिख रहा होगा कि परिवर्तन काफ़ी है। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहा गया है कि ये एक निजी शैली से संबंधित था। ऐसा नहीं था कि ये किसी से इंस्पायर हो, कहीं से देखा सीना जान समझा, नहीं, लोगों को जिस प्रकार समझ आया उन्होंने इसको वह रूप देना शुरू कर दिया। हालांकि मनुष्य से काफ़ी समानता हम लोग इसमें देखते हैं।
क्लियर है इतनी बात। चलिए आगे क्या कह रहे हैं कि ये अति मानवीय महाकाय स्वरूप में खुले आकाश के नीचे स्थापित की जाती थी। तो स्वरूप कैसा इसका, अति मानवीय, यानी कि अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बिल्कुल जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ह्यूमन की तरह है, ठीक है, यानी कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये जो है वे इंसान के ही समान है, ठीक है। और कहाँ इनको स्थापित कर रहे हैं, खुले आकाश के नीचे, ठीक। तो मैं बता चुका हूं कि मंदिरों का चलन गुप्त काल से शुरू होगा, तो उससे पहले इनको क्या कर रहे थे, ओपन ही रख रहे थे। एक स्टेटमेंट जो है वो आपको याद रखनी हमेशा, ये स्टेटमेंट क्या है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, बहुत बार हम लोग सुनते हैं ना। तो हमारा जो इतिहास है, जो संस्कृति है, वो भी इसी क्रम में पड़ेगी। जब जब हमें जिस जिस चीज़ की आवश्यकता महसूस होगी हम लोग वो काम कर देंगे, ठीक, वो किसी भी रूप में होगा। जैसे कि आपको मैंने वास्तुकला में हर एक चीज़ बताई थी। तो अतिमानवीय महाकाय स्वरूप में यह है खुले आसमान के नीचे स्थापित होती थी। इन मूर्तियों की मांसपेशियां की दृढ़ता एवं बल को देखकर पूर्ण रूप से जीवंतता और सजीवता का उदाहरण की अभिव्यक्ति होती है का आभास होता है। अब ये बात भी आप लोग को समझनी है, क्या कह रहे हैं कि जो ये मूर्तियां थी किसकी, यक्ष और यक्षिणी की जो ये मूर्तियां हैं, यदि आप इनको देखें तो ऐसा लगेगा कि वास्तव में किसी जिंदा इंसान को रखा हुआ है इसके अंदर, जीवित लगती थी ये प्रतिमाएं, ठीक। और वास्तव में आप इसकी देखिए, ये जिस प्रकार से इसके वस्त्र बनाए गए हैं, जिस प्रकार से बॉडी को शेप किया गया है, वास्तव में बहुत ज़्यादा नेचुरल है, इस पर बहुत ध्यान दिया गया है। तो इस प्रकार जब इन तस्वीरों को देखते हैं तो कैसा अनुभव होता है कि ये जीवित हैं, सजीव वस्तु है ये, ठीक है। तो यह भी माना जाता है इन आर्ट्स को देखकर, ठीक। इसके अलावा क्या और विशेषताएं हैं मौर्यकालीन मूर्तिकला की, तो वह यह है कि भाई नारी सौंदर्य का अद्भुत प्रदर्शन है। जैसा कि हम तस्वीर में भी देख पा रहे हैं कि जो नारी है, देखिए क्या क्या है, आभूषण भी है इसके गले में, ठीक है, बाल भी बहुत अच्छे से बंधे हुए हैं यदि हम लोग देखें तो, ठीक है, सर पे भी कुछ पहना हुआ है, ऐसा डिजाइन बनाया गया है। तो नारी का जो सौंदर्य है इसके वस्त्रों में, इसके आभूषणों में, चेहरे पर भी आप देखिए हर तरह से वह प्रदर्शित हो रहा है। इसके अलावा क्या बता रहे हैं कि इन प्रतिमाओं की सुंदरता को इस काल की विशिष्ट चमकदार पॉलिश ने और अधिक आकर्षक और सुंदर बना दिया। यानी कि इस काल में क्या चलन शुरू हुआ था, जो मूर्तियां बन रही थी उनको पॉलिश किया जा रहा था। पॉलिश करने से क्या होता है कि एक अलग चमक देखने को मिलती है जो उसको और अधिक आकर्षक, सुंदर, अच्छा बना देती है, ठीक है इतनी बात। चलिए आगे क्या कह रहे हैं कि दीदारगंज से चामर ग्रहिणी रक्षिणी की एक मूर्ति मिली है, बहुत खास है अपने आप में। कौन सी है ये मूर्ति, जो मूर्ति आप लोग देख रहे हैं यही है वह मूर्ति जिसकी बात यहाँ पर की जा रही है और इसको बता रहे हैं कि ये बहुत खास है, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं कि इन मृण मूर्तियों में मानव मूर्तियों एवं पशु पक्षियों की मूर्तियों को भी देखा गया है। यानी कि इस काल में जब यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति पूजा के लिए बन रही थी तो उसके समकक्ष ही मानव मूर्तियां भी बन रही थी। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, आप जिस प्रकार की मूर्ति देख रहे हैं तस्वीर में बिल्कुल ह्यूमन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही तो है। तो मानवों की मूर्ति बनाना बहुत अधिक कठिन नहीं था और पशु पक्षियों की मूर्ति भी इस समय प्रचलन में आना शुरू हो गई थी, ठीक। चलिए आगे क्या कह रहे हैं कि इस समय जो ये मूर्तियां थी ये तत्कालीन लोक कला और लोक जीवन को भी प्रस्तुत करती है। ये बात आप लोग को बहुत बार मैंने क्लियर की है कि जो भी कार्य हो रहा है, चाहे वह वास्तुकला में है, चित्रकला में है या मूर्तिकला में, वो अपने समाज की विशेषताओं को दिखाएगा कि इस समय का समाज इस प्रकार का हुआ करता था। हम लोगों ने बहुत सारी इतिहास की चीज़ें ऐसे ही तो समझी है। यदि हम लोग प्राचीन काल की तरफ चलें तो हम देखते हैं कि गुफाओं में चित्रकारी की गई। अब उन्हीं चित्रकारियों में हम देखते हैं कि एक इंसान भाले की मदद से एक जीव को मार रहा है, कुछ लोग बैठे हुए हैं, बीच में आग जल रही है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने तभी तो समझी, उन चित्रों को देख के समझी। तो चाहे चित्र हो, चाहे मूर्तिकला हो या वास्तुकला, वे अपने समय के सांस्कृतिक पहलुओं को और समाज को प्रदर्शित करने का कार्य करते ही करते हैं। ये मूर्तियों के बारे में बताया जाता है कि अलग अलग जगहों से मिली है, जैसे कि मथुरा से मिली है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसके ऊपर। एक शिशुपालगढ़ नाम की जगह, वहाँ भी पाटलिपुत्र, विदिशा, कलिंग इत्यादि इत्यादि अलग अलग जगहों से ऐसी मूर्तियाँ मिली हैं, ठीक है। तो मूर्तियों की विशेषता क्या है, ये सभी बातें मैं आपको अच्छे समझा चुका हूँ। मैं चाहूँगा कि आप लोग इनको बुलेट फॉर्म में नोट डाउन कर ले। जैसे कि पॉलिश की जाती थी, ठीक है, ह्यूमंस की तरह बनाया जाता था, पशु पक्षी बनाए जा रहे थे, किस प्रकार के पत्थर का प्रयोग हो रहा था, कहाँ पे कौन सी मूर्ति मिली है, उदाहरण दे देंगे तो आपका आंसर और अच्छा हो जाएगा। लगभग आपके 7-8 पॉइंट यहाँ से बन जाएंगे काफ़ी अच्छे से, अगर हम सभी विशेषताओं की बात करें जो बिल्कुल यहाँ से शुरू है और यहाँ तक ये आपको उल्लेख में दिखाई जा रही है।
ठीक है। तो इस स्लाइड्स पे सब चीज़ें अवेलेबल हैं, तो पॉइंट्स बनाना ज़रूरी है। ठीक, तो ये जो बात थी ये किससे संबंधित बात थी? ये सारी बातें यक्ष और यक्षिणियों से संबंधित थी। तस्वीर आप लोग देख रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है इसको एग्जाम में ड्राफ्ट करना, लेकिन इनमें जो आप विशेषताएं देख रहे हैं, जो जीवंतता है और जिस प्रकार की इतनी बारीक कारीगरी इनके ऊपर देखने को मिल रही है, इन सभी चीज़ों को आंसर में शामिल करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी बात किससे संबंधित थी? मौर्यकालीन मूर्तिकला से। आगे बढ़े, इतना क्लियर है? समझ रहे हैं, जान रहे हैं? तो वीडियो को लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं? ये भी तो एक ज़रूरी काम है ना, कर दीजिए। ठीक, ताकि ये हम लोग की टीम काम कर रही है, इसको और ज़्यादा प्रोत्साहन मिले और आप लोग के लिए और अच्छे वीडियोस लेके आए। और जिन लोगों ने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्यों, किसका वेट कर रहे हैं? कर दीजिए जल्दी से, और वीडियोस को बाकी साथियों तक शेयर करें ताकि वे भी इन सभी चीज़ों को जान समझ सके और एग्ज़ाम रेडी हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या पढ़ना है? कुषाणकालीन मूर्तिकला, यानी कि अब हम कहाँ आ गए हैं? मौर्योत्तर काल में। मौर्य काल एक विशेष समय को हम कहते हैं। अब मौर्योत्तर काल जिसको हम कहेंगे, वहां परिस्थितियां बदल जाएंगी। ठीक, परिस्थितियां कैसे बदलेंगी? अब मध्य एशिया से कुछ लोग आएंगे। ठीक है, अभी तक भारत पर जिनका शासन था वो सिर्फ भारतीय ही थे। अब क्या होगा कि मध्य एशिया से नए लोग आएंगे। नए लोग आते हैं तो क्या होता है, मैं हमेशा बताता हूं कि कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पे गया तो अपने यहाँ का कल्चर लाएगा, खान पान लाएगा, भाषा लाएगा, हर एक चीज़ लाएगा। तो यह वही सारी बात अब यहाँ देखने को मिलेगी। तो क्या कह रहे हैं कि मूर्तिकला की कुछ नई शैलियाँ बनी, जिनको हम लोग गांधार और मथुरा के नाम से जानते हैं। अब इनको गांधार क्यों कह रहे हैं और मथुरा क्यों कह रहे हैं? एक बड़ा कारण है। गांधार नामक एक जगह पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, जब यहाँ खुदाई हुई तो बहुत सारी बुद्ध की मूर्तियाँ निकली। ठीक है, अब खुदाई में जब बौद्ध की मूर्तियाँ इस प्रकार से निकली तो पता चल गया कि यहाँ पे आसपास में ऐसा काम हुआ करता था। ठीक, फिर रिसर्च हुई तो पता लगा कि जो मध्य एशिया आए थे वो लोग ये आर्ट लेकर के आए थे और उन्हीं की वजह से ये सभी चीज़ें डेवलप हुई। दूसरा स्थान मथुरा। मथुरा में जो मूर्तियाँ मिली, ठीक, तो उनको बोल दिया मथुरा शैली। जो गांधार में मिली उन्हें बोल दिया गांधार शैली। ठीक, हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि ये जो शैली है यह भारतीय है। ठीक है, यानी कि यह भारत में ही विकसित हुई और सभी चीज़ें इसमें हम लोग को भारतीय तत्वों की देखने को मिलती है। लेकिन जो गांधार शैली है, इतिहासकारों का मानना है कि ये जो शैली है ये विदेशी शैली है और इसमें विदेश के बहुत सारे तत्व हैं। ठीक है, तो इतनी बात आप लोग को क्लियर है। चलिए आगे क्या कह रहे हैं, अब जरा इससे संबंधित आगे की बात समझ लेते हैं। लेकिन ये मूर्तियाँ क्या दिखाएंगी? अपने समय की परंपरा और सामाजिक परिस्थितियों को। ठीक, और दोनों ही मूर्ति कला में एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियाँ हमें देखने को मिलेंगी। तो कैसे कैसे देखने को मिलेंगी? इन मूर्तियों को बनाने में किस मटेरियल को यूज़ किया जा रहा है और क्या क्या खास बात है किस एक मूर्ति कला शैली में, ज़रा एक बार नज़र डालते हैं। तो सबसे पहली बात हमें किसकी करनी है? गांधार शैली की। तो क्या बता रहे हैं कि कहाँ विकसित हुई, ये बात आपको मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ। चलिए, अब इसमें जो तत्व है वो कहाँ के हैं? अकमेनियाई, पर्थियाई और बैक्टीरियाई। ठीक है, मध्य एशिया से जो लोग आए वो अपनी परंपरा को लाए, उन्होंने यहाँ की मूर्तियों में उन परंपराओं को शामिल करने का कार्य किया। आगे क्या किया, जरा अब उन लोगों को भी समझते हैं, उन चीज़ों को देखते हैं। तो कह रहे हैं कि अपनी परंपराओं को उन्होंने स्थानीय परंपराओं के साथ मिलाया। मैंने हमेशा इस बात पे बल दिया है कि कोई व्यक्ति अपनी परंपरा लाएगा लेकिन वो स्थानीय परंपरा को नहीं मारेगा। ठीक, स्थानीय परंपरा में हम देखेंगे कि जो जो तत्व शामिल थे वे उनके साथ चीज़ों को जोड़ेगा और कुछ नया बनाएगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। साथ साथ बता रहे हैं कि बार बार ये बात आ रही है बीच में। ठीक, बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियाँ हैं जो हमें यहाँ देखने को मिलेंगी। आगे क्या कह रहे हैं कि ये बात आप लोग को ध्यान देनी थोड़ी सी, ये जो पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट किया गया है ना, ये इसीलिए हाईलाइट किया गया है कि जो गांधार शैली है मुख्य रूप से इसमें बस यही मिलेगा देखने को। ठीक है, जबकि चीज़ें बहुत ज़्यादा चलन में थी, जैसे कि ह्यूमन हम लोग बना सकते थे, यानी कि मानव मूर्तियाँ बना सकते थे, पशु पक्षी बना सकते थे, हिंदू देवी देवता बना सकते थे क्या? हाँ, क्या कह रहे हैं? नहीं बना सकते थे। क्यों? क्योंकि हिंदू देवी देवता कब चलन में आएंगे? भाई ये बात आप लोगों ने अगर वास्तुकला समझी है तो आपको पता चलेगा कि जब गुप्त काल चलेगा तो उस समय ही हिंदू देवी देवताओं का चलन शुरू होगा, हिंदू मूर्तियां भी तभी आएंगी और मंदिर भी तभी बनेंगे। तो इसीलिए अभी हिंदू प्रतिमाएं, हिंदू देवी देवता आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो सिर्फ चीज़ें यहाँ पर सेंटर्ड है। हालांकि एक खास बात यह है कि यहाँ पर हमें ये देखने को मिलने चाहिए जो कि नहीं मिल रहे हैं। तो ये बड़ी समस्या वाली बात है। ठीक, जो चीज़ें थी वो किस पे सेंटर्ड हो गई थी? सिर्फ और सिर्फ बुद्ध धर्म के ऊपर। ठीक है, तो अब बुद्ध धर्म की जो मूर्तियाँ बनी, यानी कि वास्तव में गौतम बुद्ध और उनके बोधिसत्व जो थे उनके जो मूर्तियाँ थी उनकी क्या खास बातें थी, एक बार नज़र मार लेते हैं। ठीक है, तो एक मूर्ति आप लोग देख रहे हैं, आप लोग की स्क्रीन पर इस समय आ गई है।
बहुत अच्छी मूर्ति है। अब ये जो चीज़ आप इसमें देख रहे हैं ना, यही सब इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, चलिए कुछ कुछ चीज़ें शुरू कर देता हूँ मैं, आपको यहाँ बताता हूँ जो फिर हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे नोट डाउन है। देखिए पहली बात तो आपको ऑरा देखने को मिल रहा है, यानी कि इसको आभा मंडल कहा जाता है, प्रभा मंडल कहा जाता है। तो ये हमें इसी वाली शैली में इसकी शुरुआत मानी जाती है, यानी कि ये जो शुरू हुआ ये गांधार शैली में शुरू हुआ, मथुरा शैली का तत्व नहीं माना जाता। ठीक, हालांकि बाद में उसमें भी चलन इसका शुरू हो गया। जब हम देखते हैं कि जो गांधार शैली थी इसमें गौतम बुद्ध के जो बाल थे वो घुंघराले हैं। ठीक है, यानी कि इसमें बालों को स्ट्रेट नहीं दिखाया गया। जब भी इनके बालों की बात होगी आपको घुंघराले लिखने हैं, घूमते हुए बाल हैं। ठीक, इस मूर्ति शैली की एक खास बात यह भी थी, गौतम बुद्ध को पूरी तरह से वस्त्र से कवर किया जाता था और ये जो वस्त्र होंगे ना बहुत ही बारीक तरह से तैयार किए जाते थे। ठीक है, आप देखेंगे आपको एक एक लाइन, जनरली देखें जिस तरह से हम लोग देखते हैं, जैसे कि अगर आप शर्ट देख रहे होंगे मेरी इस समय, तो अलग अलग जगह अलग अलग लाइन दिख रही होगी। लेकिन अगर कोई कारीगर गांधार शैली का बुला दिया जाए तो वह इस प्रकार हर एक सिलवट को, हर एक चुन्नट को इसमें दिखाने का कार्य कर रहा है। हर तरफ देखिए, हाथ पे भी है, बॉडी पे भी है। बात क्लियर है? ठीक, इसके अलावा और चीज़ें क्या क्या हैं और किस किस धातु का इसमें प्रयोग किया जा रहा है ये भी हमको समझना। तो देखिए इसमें जो मूर्तियाँ थी वे गोल नहीं बनाई जाती थी, यानी कि उसको थोड़ा सा फैलाया जाता था। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जो चेहरा था वो अलग अलग शेप में देखने को मिलता है और थोड़ा भारीपन भी इसमें मिलेगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो चेहरा बना दिया दुबला बना दिया, नहीं, आंखें भी भारी होंगी, गाल भी भारी होंगे और शरीर भी थोड़ा सा, जो हाथ होंगे जो पैर होंगे थोड़े से भारी दिखेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं बिल्कुल दुबला पतला बनाया जाएगा इसमें। ठीक, तो क्या क्या कह रहे हैं कि बुद्ध और बौद्ध धर्म संबंधी चीज़ें इसमें देखने को मिल रही है, यूनानी प्रभाव से चीज़ें उत्पन्न हुई है। आगे क्या कह रहे हैं कि जो मूर्ति संरचना है वो कैसी है, भूरे और स्लेटी रंग के पत्थरों का प्रयोग उसमें किया जा रहा है। जल्दी नोट डाउन कर लीजिए, किस पत्थर का प्रयोग किया जा रहा था, भूरे और स्लेटी रंग के पत्थरों का। ठीक है, साथ साथ क्या भी कह रहे हैं कि इससे तो मूर्तियाँ बन रही थी, इसके अलावा चूने तथा बालू के मिश्रण से इसको एक मटेरियल तैयार किया जाता था, यहाँ पर प्लास्टर बनाया जाता था और उस प्लास्टर से भी बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई हैं। ठीक है, मुख्य रूप से क्या, चूने तथा बालू के मिश्रण से बन रही थी मूर्तियां, लेकिन उसके साथ ही यहां देख रहे हैं कि जो स्लेटी पत्थर है, जो भूरा पत्थर है, उसकी भी बात की जा रही है। तो ये आपको लोग को नोट डाउन रखना है कि इस तरह से ये इस मटेरियल का यूज करके मूर्तियां बनाई जा रही थी। आगे क्या कह रहे हैं इसी में कि जो गौतम बुद्ध की मूर्ति होगी उसमें घुटने तक जूते जर्नली देखने को मिल जाते हैं। ठीक, ये गांधार शैली की एक खास विशेषता है, मथुरा शैली में नहीं देखने को मिलेगी। चुन्नटदार अधो वस्त्र, यानी कि जो शरीर पे पहने हुए वस्त्र होंगे कैसे, चुन्नटदार। मैं बात कर चुका हूँ, दिखा चुका हूँ कि एक एक लेयर बहुत ज़्यादा क्लियर है। आगे क्या कह रहे हैं कि महीन सलवटदार वस्त्र होंगे, जो इसकी खास विशेषता है, महत्वपूर्ण तत्व है। इस शैली में गौतम बुद्ध को मूंछ के साथ दिखाया गया है, ये इस विशेषता खास है, इसकी एक खास विशेषता है, ये एक खास शैली यहाँ पर। अब किस प्रकार से मूंछों को आप प्रदर्शित कर रहे हैं गौतम बुद्ध, जनरली हम देखते हैं कि जैसे कि शो वगैरह भी इनको बने तो मूंछ में गौतम बुद्ध को नहीं दिखाया गया कहीं भी, तो इसी शैली में दिखाया गया है। मथुरा शैली पढ़ेंगे तो मूंछ की बात नहीं होगी। ठीक, तो यह भी एक खास पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग के पास होना चाहिए। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं कि मानव आकृतियों के शरीर की विभिन्न मांसपेशियों को बहुत अच्छी तरह से बनाया जाता है, यानी कि शरीर में हम देखते हैं कि जिस प्रकार से हमारे कट हैं, हमारी बॉडी पूरी तरह सेम नहीं होती, कहीं पे वो थोड़ी मोटी होती है, पतली होती है, कहीं पे हड्डियाँ ज़्यादा होती हैं, कहीं पे हड्डियाँ कम होती हैं, तो शरीर पे वह सभी चीज़ें भी दिखती हैं। तो बता रहे हैं कि पूरा जो मानव शरीर था उसको काफ़ी अच्छे से इसमें उकेरा गया है। आगे क्या कह रहे हैं कि जो आँखें थी बड़ी बड़ी पुतलियों वाली आँखें थी, यानी कि उसको बड़ा दिखाया गया और आकर्षक दिखाया गया है। केश विन्यास, यानी कि जो बाल कैसे थे, घुंघराले हैं, ये बात आपको मैं बता चुका हूँ। आगे कह रहे हैं कि भारीपन दिखाई देगा, जो भी मैं आपको बता चुका हूँ, और प्रभा मंडल भी इसी शैली में शुरू हुआ। तो ये सभी खास विशेषताएं हैं जो हमें गांधार शैली की मूर्तियों में देखने को मिल रही हैं। तो आपने क्या करना है, सिर्फ जो आप लोग अभी इस समय रजिस्टर लेके बैठे हो, सिर्फ बुलेट फॉर्म में नोट्स बनाइए। क्यों, ये जो बुलेट फॉर्म वाले नोट्स होते हैं ये इजी टू रिवाइज होते हैं। ठीक है, तो आप बहुत ही इजीली इसको रिवाइज कर पाएंगे। ठीक, चलिए इतनी चीज़ें क्लियर हो गई है, जान गए हैं, समझ गए हैं, तो कुछ बात आगे बढ़ा लेते हैं। तो आगे क्या कह रहे हैं कि भाई मथुरा शैली की बात भी हमें करनी है। अभी तक हम लोग गांधार शैली को समझे, अब मथुरा शैली पे थोड़ी सी नज़र डालते हैं। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है, जो विशेषता गांधार शैली में थी यहाँ उससे अलग काम होगा। हालांकि जो विषय हैं वो लोग तो हमें सेम मिल जाएंगे, यानी कि बौद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियाँ देखने को मिल जाएंगी, लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें खास है। क्या क्या है समझते हैं।
पहली बात जो आपको बता चुका हूँ वो यही आ गई है। ठीक है, आगे अब क्या कह रहे हैं ये समझिए। महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसके अंतर्गत बौद्ध धर्म के साथ साथ जैन, हिंदू और अन्य धर्म की मूर्तियां भी देखने को मिली। ठीक है, अब यहाँ से कल्चर शुरू हो जाएगा सभी चीज़ों का। ठीक है, अब धीरे धीरे हिंदू देवी देवताओं का डेवलपमेंट भी यहाँ से शुरू होगा और पीक पे कब पहुँच जाएगा वो जाके गुप्त काल में। क्लियर है आपको? तो खास तौर पर जो मूर्तियाँ मिलेंगी वो कौन सी? बौद्ध धर्म वाली और जैन धर्म वाली। हिंदू धर्म की यहाँ पर अभी शुरुआत है मूर्तियाँ बनने की। क्लियर बात? आगे कह रहे हैं कि जो बुद्ध की अभय मुद्रा है वह भी इसी शैली में बनाई गई है। अभय मुद्रा कौन सी? जिसमें गौतम बुद्ध आपको पैर मोड़े हुए दिखेंगे, साथ साथ इस तरह से उन्होंने हाथ रखा हुआ होगा। ठीक है, तो ऐसे बैठे होंगे वो कुछ, तो यह इसको अभय मुद्रा कहते हैं। तो बता रहे हैं कि काफ़ी अच्छी मूर्ति है, प्रभावोत्पादक मूर्ति है। इसके अलावा क्या बताया गया कि इसमें आपको अलग अलग चीज़ें भी मिलेंगी, अलग अलग बोधिसत्वों की मूर्तियाँ भी देखने को मिल रही हैं। जैसे कि किसकी बात है? मैत्रेय। ठीक, इसके अलावा अवलोकितेश्वर। ठीक है, अलग अलग बोधिसत्वों की मूर्ति भी इसी शैली में बनाई गई। तो गांधार शैली में सारे काम हुए। वही बौद्ध धर्म वाली जो परंपराएं थी मथुरा शैली ने भी अडॉप्ट करी और हमें देखने को चीज़ें मिल जाती हैं। और क्या ही देखने को मिल जाता है, ज़रा हम लोग देखें तो समझते हैं कि यहाँ पर इसके अंतर्गत क्या है कि जो मूर्ति थी वो लाल बलुआ पत्थर से, चित्तेदार लाल बलुआ पत्थर से एवं रवेदार पत्थर से बनाई जाती थी। तो 3 तरह के पत्थरों की बात यहाँ पर हो रही है। लाल बलुआ पत्थर हम काफ़ी लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं अपनी पिछली वीडियोस में। इसके अलावा चित्तेदार भी है लाल बलुआ पत्थर, और रवेदार पत्थर की भी बात यहाँ की गई है जो इन मूर्तियों को बनाने में प्रयोग किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पे यह भी बता रहे हैं कि ये जो पत्थर था कहाँ से? भरतपुर और सिकरी से लाए जाते थे, वहाँ ये बहुतायत में है। ठीक है, तो किस प्रकार के पत्थर इस्तेमाल हो रहे थे और कहाँ से लाए जा रहे थे ये बात यहाँ पर हो गई है। अब एक पिक्चर आप लोग के सामने स्क्रीन पर है, तो यही इसकी खास विशेषताओं को दिखाएगा। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रभामंडल का विकास जो था वो बाद में इसमें हुआ, तो जो मुख्य विशेषता थी वो गांधार शैली की ही थी। अब इसके अलावा क्या बात है ज़रा आप समझिए। देखिए, जो बुद्ध हैं उनके शरीर पे वस्त्र नहीं है। ठीक है, शरीर पे वस्त्र नहीं होंगे, कुछ मुख्य जो अंग है उन मुख्य अंगों को यहाँ पर ढका गया है। इसके अलावा हाथ पे एक वस्त्र जो था इस शैली की खास विशेषता थी, जो दोनों हाथों पे ही लगा रहता था। ठीक है, ये इस शैली की एक खास विशेषता है। ठीक, इसमें बाल आपको घुंघराले देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, और जो चेहरे की भाव भंगिमा है उसका भी खास प्रकटीकरण इसमें नहीं होगा। तो क्या क्या होगा जरा एक बार देखते हैं इसमें। तो बताया गया कि जो मूर्तियां हैं वे कैसी हैं इसके अंदर कि बैठी हुई मूर्तियां भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, गांधार शैली में जो बैठी हुई मूर्तियां थी उनमें क्या खास बात थी? पद्मासन और कमलासन बनाया जाता था। ठीक है, तो ये 2 तरह के आसन उस समय हुआ करते थे। एक पद्मासन होता था, कमलासन यानी कि फूल पे भी बैठे हुए वो दिखते थे। ये उसकी खास विशेषता थी गांधार शैली की। पर ये आकर के मथुरा शैली में बदल जाएगी। तो क्या होगा मथुरा शैली में, जरा एक बार इसको समझना जरूरी है। तो कह रहे हैं कि अब गौतम बुद्ध को सिंहासन दिया जाएगा, यानी कि जब हम उन फोटो को देखेंगे जब वो बैठे हुए होंगे तो वह कहाँ बैठेंगे? उनके पीछे हमें एक सिंहासन देखने को मिलेगा, एक आसन होगा उनका अपना, और उस आसन पर हम पाएंगे कि गौतम बुद्ध जो है वो एक अवस्था में विराजमान होंगे। ठीक है, तस्वीर को सीरियसली नहीं लेना, सिर्फ बात समझिए कि क्या बात है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? उनके जो पैर होंगे उसके पास एक शेर भी बैठा हुआ आपको दिखेगा, एक सिंह बैठा हुआ दिखेगा, ये भी खास बात इसमें होगी। ठीक है, तो ये गांधार शैली की विशेषता नहीं है, किसकी है? मथुरा शैली की। आपको सिंहासन देखने को मिलेगा और सिंह, बिल्कुल सही। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं कि मथुरा शैली की जो मूर्तियां हैं उनके मुख पर ही आभा मंडल देखने को मिलेगा, यानी कि जो फेस वाला हिस्सा होगा उसके आसपास दिखेगा। हालांकि यह किसका मुख्य तत्व है? गांधार शैली का। आगे क्या कह दे रहे हैं कि ये जो इस मूर्ति शैली में दिव्यता, आध्यात्मिकता और अभिव्यंजन था खास तौर पे दिखेगी, यानी कि इस धर्म की इस शैली में जो मूर्तियां बनेंगी वे अधिक आध्यात्मिक होंगी। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। अगली बात ये बता रहे हैं कि जो शरीर का धड़ भाग होगा, यानी कि जो बॉडी रहेगी वो कैसी होगी? वो वस्त्रहीन होगी। मैं आपको तस्वीर में ऑलरेडी ये चीज़ दिखा चुका हूँ कि बॉडी पे कपड़े नहीं होंगे। हालांकि हाथ के आसपास हमें कपड़े देखने को मिलेंगे और कुछ मेन पार्ट जो है वहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे की क्या बात है इसमें कि दाहिना हाथ अभय मुद्रा में जनरली होता है। ठीक, और वस्त्र जो है वो सलवट युक्त है, यानी कि अभय मुद्रा कौन सी? इस प्रकार से हाथ रहेगा उनका। ठीक है, दिख रहा है? दिख रहा है। ठीक है, चलिए, ये बहुत अच्छी बात है आप लोग को। जब हम लोग साथ साथ फोटोज़ देखते हुए समझते हैं ना तो चीज़ें बहुत इजीली रिलेट हो जाती हैं और आंसर अच्छा हो जाता है हम लोग का। ठीक है, तो यह सभी बातें क्लियर हैं, देखने को यहाँ
मिल रही है। चलिए, मूर्तियों में क्या है, विशालता भी है, यानी कि थोड़ी बड़ी मूर्तियां बन रही हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि ये जो मूर्तियां, इनकी बनावट गोल तथा मस्तक मंडित है, यानी कि जो फेस होगा वो कैसा बनेगा, जनरली गोल बनाया जाएगा गौतम बुद्ध का फेस। ठीक, तस्वीर देखें जरा हम, तो फेस देख रहे हैं कि इसमें लंबाई चौड़ाई कोई खास नहीं है, एक सर्कल टाइप फेस यहाँ से बनना शुरू हो जाएगा, जो शैली गांधार में हमें देखने को नहीं मिल रही। इसमें थोड़ा सा फैलापन रहता था, भारीपन रहता था, ये यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, चलिए आगे क्या कह रहे हैं इसके अलावा कि बनावट जो गोल है और मस्तक कैसा है, मंडित है, यानी कि उनका जो माथा होगा कुछ कुछ चीज़ें डिज़ाइन की गई होंगी या कहीं कहीं पे कुछ कुछ लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो इससे क्या दिखाना चाहते हैं कि जो गौतम बुद्ध का जो माथा है उसमें एक ऊर्जा निकल रही है, एक एनर्जी उसकी तरफ से लोगों तक, जो उनके बातें सुनते थे, उनके प्रवचन सुनते थे, उन सभी को एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। साथ साथ ये जो मूर्तियां हैं वे शमश्रु रहित हैं, एक नया वर्ड, नई बात, किसके रहित, शमश्रु रहित। अब ये होता क्या जरा समझते हैं। गांधार शैली में हम लोग पढ़ रहे थे कि जो गौतम बुद्ध की मूर्तियां होंगी उन पे दाढ़ी मूछ यानी कि मूछें दिखाई देंगी वहां पर, लेकिन यह प्रचलन मथुरा शैली में नहीं था। तो यह वही कह रहा है कि शमश्रु यानी कि जो मूछ गौतम बुद्ध के फेस पे देखने को कहाँ मिल रही थी, गांधार शैली में, इस शैली में वो नहीं होगी। ठीक है, तो इसके अलावा जो मथुरा शैली है उसमें क्या देखने को मिलेगा, इसके अलावा मथुरा शैली में हमें देखने को मिलेंगी हिंदू मूर्तियां, जैसे कि शिव, सूर्य, यक्ष, वराह, कुबेर, लक्ष्मी इत्यादि इत्यादि देवी देवता शुरू हो जाएंगे अब बनने। ठीक है, हालांकि मुख्य स्वरूप जो हिंदू धर्म है वो गुप्त काल में लेगा। इस बात को बिल्कुल आप लोगों ने अपने दिमाग में रख लेना है, रट लेना है इस चीज़ को, ठीक है ना, कंठस्थ कर लीजिए, ताकि अगर प्री में भी क्वेश्चन कोई बारीक तरह से पूछा जा रहा है, थोड़ा डेप्थ में जाके पूछा जा रहा है, तो आप उससे ना चूकें, उसको बहुत ईजिली हल कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदू धर्म का जो कल्चर है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा, और इस जो कला शैली है उसमें जैन मूर्तियाँ भी देखने को मिलेंगी। तो ये खास विशेषता है गांधार और मथुरा शैली में, वहाँ सिर्फ बुद्ध और बोधिसत्व, यहाँ आपको तीनों धर्मों का समावेश दिख रहा है, बौद्ध भी है, जैन भी है और हिंदू धर्म भी है। आगे क्या कह रहे हैं कि अलग अलग जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं दिख रही हैं और अलग अलग मुद्राओं में देखने को मिल रही है, जैसे कि पद्मासन यानी कि बैठी हुई मूर्ति है, पैरों में आसन बनाए हुए हैं और एक समाधि लिए हुए हैं। ठीक, कायोत्सव भी एक अवस्था है, एक मुद्रा है जिसको लिए हुए हैं, यानी कि खड़ी हुई अवस्था में। ठीक है, तो ये अवस्थाओं के नाम है जो यहाँ बताए गए। तो इस प्रकार जैन जो तीर्थंकर थे उनकी मूर्तियाँ देखी गई हैं मथुरा शैली के अंदर। बात सभी को क्लियर है। तो गांधार शैली और मथुरा शैली दोनों शैली की अलग अलग विशेषताएं, किसी में कुछ खास बात, किसी की कुछ खास बात, लेकिन ये जो खास बात थी अब आपसे चूकी हुई नहीं है, अब आप इनको अच्छे से जानते समझते हैं, आप इनसे परिचित हैं। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप लोग को ये सभी चीज़ें मेंस में लिख देनी है और अपने आंसर को अच्छा बना लेना है। हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने अगले काल की तरफ। क्या है हमारा अगला काल? गुप्त काल। ठीक है, तो धार्मिक परंपराएं बदल रही हैं समय के साथ साथ। ठीक है, मौर्य काल में हम देखते हैं कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक, कुषाण काल में भी हम लोग देखते हैं कि कनिष्क जो था वो बौद्ध धर्म से संबंधित था। लेकिन गुप्त काल में परंपराएं और रीति रिवाज बदल जाएंगे, और गुप्त काल मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित माना जाता है? भाई हिंदू धर्म से संबंधित माना जाता है मेनली। ठीक, क्योंकि इसी काल में हम देखते हैं कि हिंदू धर्म अपने चरम पे पहुंचा, अलग अलग धार्मिक रीति रिवाज, कर्मकांड विकसित हुए, और साथ साथ ही क्या मंदिर शैली भी हम लोगों ने देखा था कि गुप्त काल में ही शुरू हुई थी। तो कैसे कैसे हुई जरा समझते हैं। तो इस काल की जो मूर्तियां हैं वो मुख्य रूप से मथुरा, पाटलिपुत्र, सारनाथ आदि आदि जगह पे देखने को मिलती है, और यहाँ पर ये डेवलप हुई, ये इसके मुख्य केंद्र थे। ठीक है, इस काल की जो मूर्तियां थी कैसे बनाते थे? प्रस्तर यानी कि पत्थरों से बनती थी, मिट्टी से बनती थी और धातु से बनती थी। ये एक नया फीचर यहाँ पर गुप्त काल में जुड़ गया है। धातु की मूर्तियां हम लोगों ने ना तो कुषाण काल में पढ़ी, ना ही मौर्य काल में। कहाँ देख रहे हैं? गुप्त काल में। तो यहाँ से अब मेटल की मूर्तियां बननी शुरू हो जाएंगी। बात क्लियर है। और कोशिश पूरी यही रहेगी कि मूर्तियों को जीवित दिखाया जाए, यानी कि उनमें सजीवता रहे, लोग जिस प्रकार से रहते हैं, जीते हैं, वो दिखे, मौलिकता हो उनके अंदर। यह एक खास गुण गुप्त काल में देखने को मिलेगा। और क्या देखने को मिलेगा? जो मूर्तियां होंगी वो संयमित और नैतिक तत्वों से संपन्न होगी, यानी कि जो वास्तव में लोगों में आध्यात्म उत्पन्न करें, नैतिक मूल्यों को बढ़ाए और लोगों को अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं दे। इस प्रकार की मूर्तियां का चलन इस काल में हो जाता है।
और क्या होता है कि इस काल की मूर्तियों में अंग प्रदर्शन की कमी होती है। ठीक है, अंग प्रदर्शन की कमी का क्या मतलब है ये आप समझ लीजिए। पहली बात तो यह है कि अब गुप्त काल में जो मूर्तियां बनेंगी वो वस्त्रों से ढकी हुई होंगी, यानी कि कोई भी हो, चाहे वह पुरुष है या महिला है, उसका शरीर वस्त्रों से ढका हुआ होगा। ये चलन जो था गुप्त काल में था। आगे क्या कह रहे हैं इसके अंदर ही कि इस काल की मूर्तियों पर मोटे वस्त्रों के आवरण हुआ करते, यानी कि अंग प्रदर्शन नहीं होगा तो उसका मतलब आपने वस्त्र पहनना है तो कैसे मोटे मोटे वस्त्र देखने को मिलते हैं। आगे कह रहे हैं कि इस काल में क्या था, जो गुप्त शासक थे, कौन से थे, गुप्त शासक थे, वे लोग मुख्य रूप से हिंदू धर्म से संबंधित, तो हिंदू धर्म को ही प्रशय मिलेगा और उसी का ही विकास कला और संस्कृति के रूप में होगा। ठीक है, तो सभी अब देवी देवता यहाँ पर मुख्य रूप से बढ़ेंगे आगे, विष्णु हो चाहे शिव हो या फिर और देवी देवता हो, सब अब हमें वास्तविक रूप में देखने को मिलेंगे। जिन रूपों में हम आज उनको देखते हैं, समझते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वे सभी जो रूप थे वे इसी काल में उन्होंने प्राप्त किए। ठीक है, तो चलिए आगे क्या क्या देखते हैं हम इस काल में कि ये जो विष्णु के 10 अवतार हैं, ठीक है, इससे पहले कोई नहीं जानता था कि विष्णु के 10 अवतार भी होते हैं या वे कैसे दिखते हैं। लेकिन गुप्त काल में आकर के क्या हुआ, इनको जाना समझा गया और इन्हें दिखाया गया कि कौन सा अवतार किस प्रकार से दिखता था भगवान विष्णु का। ठीक है, सभी 10 अवतारों की यहाँ पर बात की गई है। तो कह रहे हैं कि भाई इस काल में क्या हुआ, भगवान विष्णु के 10 अवतार जो थे वे लोगों को देखने समझने को मिल गए। इसके अलावा क्या बताते हैं कि हम एक मूर्ति देखते हैं। यदि आप कभी भगवान कृष्ण के किसी मंदिर में जाएंगे तो वहां पर आपको एक मूर्ति देखने को मिलेगी। कौन सी वाली मूर्ति देखने को मिलेगी, उन्होंने अपने हाथ पे गोवर्धन पर्वत उठाया हुआ है और लोगों को उसके नीचे संरक्षण दिया हुआ है। ये मूर्ति भी इसी काल में विकसित हुई थी। ठीक, इसके अलावा बताते हैं कि इस समय अलग अलग परंपरा थी, यानी कि एक परंपरा थी जिसको हम लोग कहते थे शैव, ठीक है, और दूसरी परंपरा जिसको हम लोग कहते थे वैष्णव। ठीक है, तो ये दो तरह की परंपरा अलग अलग यहाँ पर चल रही थी। इतनी बात सभी को क्लियर है। तो इसी वजह से क्या हुआ, दोनों ही अलग अलग परंपराओं, अलग अलग कल्चर। वैष्णव धर्म किससे संबंधित है, भगवान विष्णु से। तो हम देखेंगे कि शेषनाग पे वो लेटे हुए होंगे, उनके हाथ में चक्र होगा और मल्टी हैंड पर्सन है वो एक। ठीक है, तो इस प्रकार की मूर्तियां विष्णु से संबंधित और वैष्णव धर्म से संबंधित चलना शुरू हो गई। लेकिन जो शैव धर्म था, शैव धर्म में मुख्य रूप से लिंग पूजा का प्रचलन था। हम लोग आज भी देखते हैं भगवान शिव के कोई भी लिंग हो, सभी को बहुत ज़्यादा माना जाता है। लोगों की जो धार्मिक आस्था है वो बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है इन लिंगों से। तो बताते हैं कि शिवलिंगों का चलन था, ना कि भगवान शिव के स्वरूपों का। तो इसीलिए जो भगवान शिव से संबंधित मूर्तियां थी वो कम बनाई जाती थी, लेकिन शिवलिंग अधिक बनाए जाते थे। परंतु वैष्णव धर्म जो था, जो लोग वैष्णव हुआ करते थे, वे लोग विष्णु भगवान की या कृष्ण भगवान की मूर्तियों की पूजा किया करते थे। यह भी इसी काल में सब चीजें हुई। इसके अलावा क्या हुआ इस काल में, गुप्तकालीन मूर्ति कला में मानव आकृति अब मुख्य आकर्षण बन गई। यानी कि क्या बन रहा है, मेनली ह्यूमन बॉडीज बनाई जा रही है, एक तरह से ह्यूमन आर्किटेक्चर्स बनाए जा रहे हैं। वही सब चीज़ हम देख रहे हैं। ठीक है, मूर्ति किसकी होगी, चाहे मेल चाहे फीमेल, ये सभी चीज़ें बन रही हैं। हाँ, हम लोग क्या देखते हैं कि हिंदू धर्म में पशुओं का विशेष महत्व है, फूल पत्तियों का विशेष महत्व है, तो वे सब भी साथ साथ बनेंगे, वे भी डेवलप होंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि प्राकृतिक सौंदर्य जो था वह पृष्ठभूमि का विषय था इस समय। ठीक है, यानी कि मानव आकृतियाँ तो बन रही थी, लेकिन साथ साथ ही प्रकृति को भी ऐसा नहीं कि दरकिनार कर दिया गया, नहीं, देखने को मिल रहा है। कह रहे हैं कि जो मूर्तियाँ थी सामाजिक स्तरीकरण और सामाजिक भेदभाव को प्रदर्शित करती थी। यानी कि इस काल की मूर्तियों में हमें क्या शुरू हो जाएगा देखना, अब भेदभाव करेंगे। किसमें भेदभाव हो रहा है भाई, इंसानों में। जाति व्यवस्था वो तो चल रही है, पर भेदभाव किससे, अब देवी देवताओं में भेदभाव शुरू हो जाएगा। ठीक है, जो कि आज तक भी हम लोग देखते कि बना हुआ है। जो मुख्य देवता हम लोग मानते हैं वे कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश, उन लोग को ही हिंदू धर्म में जो मेन वैल्यू है वो दी गई है। लेकिन वही सभी चीज़ें यहाँ पे शुरू हो गई। तो क्या कर रहे हैं, आपको दिखेगा भेदभाव। कैसे, एक जगह ऐसी होगी जहाँ पे अलग अलग देवता बनाए गए होंगे, उन देवताओं के बीच में एक मुख्य देवता होंगे, और मुख्य देवता की स्थिति ऐसी होगी कि उनका जो आर्ट है, जो उनकी मूर्ति है, वे बाकियों से बड़ी होगी और खास महत्व उसको इस प्रकार दिया जा रहा है। ठीक है, तो जो मुख्य देवता होगी उसकी मूर्ति हमेशा बड़ी बनेगी, चाहे वह शैव संप्रदाय से संबंधित हो या वैष्णव संप्रदाय से संबंधित हो। ठीक, कैसे भी हो।
तो ये एक भेदभाव वाली परंपरा देखने को मिलती है गुप्त काल के अंदर ही। ठीक, तो यही बात यहाँ पर की गई है। मुख्य देवता केंद्र में होंगे, बड़े बने हुए होंगे, और जो उनके आसपास जो गौण देवता हैं यानी कि अन्य देवता हैं, उनकी प्रतिमाएं थोड़ी छोटी होंगी। अगर हम देखें तो बहुत सारी मूर्तियां हम लोग को ऐसी ही देखने को मिलती हैं। अगर हम सर्च करते हैं तो बीच में मुख्य देवता, बाकी आसपास अन्य देवता और थोड़े छोटे रूप में। ठीक, गोवर्धन पर्वत वाली जो मूर्ति थी वो इसी काल में बनी, इसी समय लोगों ने जाना, और बताते हैं कि ये जो मूर्ति थी मुख्य रूप से काशी से प्राप्त की गई है। ठीक है, तो आप लोग के सामने ये हम लोग हर जगह देखते हैं, विष्णु मंदिर में या कृष्ण मंदिर के अंदर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कह रहे हैं कि गुप्तकालीन मूर्तियों के अंतर्गत गंगा यमुना की मूर्तियां भी बनाई गई। तो देव जब बनाए जा रहे हैं, अलग अलग देव बनाए गए, तो देवियां भी तो बनाई जाएंगी ना भाई। ये भी तो प्रचलन साथ साथ ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक बनाया जाए और दूसरे को छोड़ दिया, नहीं। जब पुरुषों को बनाया जाएगा तो देवियों की मूर्तियां भी इस समय बढ़ेंगी और लोगों को जाना समझा जाएगा। तिगवा के विष्णु मंदिर के गर्भगृह के द्वार पर कुर्म वाहिनी यमुना और मकर वाहिनी गंगा की मूर्तियां बनाई गई थी। ठीक, स्थान तिगवा का विष्णु मंदिर है। ये मंदिर अपने आप में बहुत खास है, लेकिन यहाँ पे दो बात, कुर्म वाहिनी यमुना और मकर वाहिनी गंगा, हर एक देव के साथ एक पशु जुड़ा होता है। हम जनरली ये टेंडेंसी देखते हैं। तो अब यमुना के साथ कौन जुड़ा हुआ है? कछुआ जुड़ा हुआ है। अगर फोटोज को सर्च करेंगे आप देखेंगे कि यमुना तो होंगी, लेकिन किसके साथ में? कछुए के साथ में। और एक बात खास ये है कि जो यमुना है वह किस रूप में देखते हैं हम? नदी के रूप में, और नदी में कछुए रहते हैं। तो इनका आपसी संबंध दिखाया गया है कई जगह मूर्तियों में। और गंगा का जो संबंध है वह किससे दिखाया गया? मकर, मगरमच्छ से। ठीक, ये भी एक जलीय जीव ही है। ठीक है, तो और ये दोनों ही जीव ऐसे हैं जो स्थल जल दोनों ही जगह रह लेते हैं। बात क्लियर है सभी को? ओके, आगे क्या कह रहे हैं कि यहाँ से प्राप्त बुद्ध मूर्तियों में प्रभा मंडल को आकर्षक और सुसज्जित बनाया गया। ठीक है, तो मैं बता चुका हूँ गुप्त काल में भी बुद्ध मूर्तियां अभी चलेंगी, बनेंगी, देखी जाएंगी, तो अधिक आकर्षक है। और प्रभा मंडल जो हम देख रहे हैं उनके सर के आसपास जो रहता है वे अब और ज़्यादा आकर्षक हो जाएगा और सुसज्जित हो जाएगा। ठीक है, ये बताते हैं कि यही गुप्त काल का समय था जब भगवान बुद्ध की 5 मुद्राएं बहुत ज़्यादा चलन में रही। इसी समय से कुछ मूर्तियां ऐसी बनी जिसमें ध्यान मुद्रा में बुद्ध दिखाए गए, यानी कि गौतम बुद्ध कहीं बैठे हुए हैं अपने आसन को लिए हुए और उनकी आंखें बंद हैं, यानी कि बता रहे हैं कि उन्होंने ध्यान लगाया हुआ है। भूमि स्पर्श मुद्रा भी उनकी ऐसी है जो इसी काल में प्रचलन हुई। इसी जगह अभय मुद्रा भी हम देखते हैं काफ़ी खास प्रचलन में यहाँ पर आई। ठीक है, इसके अलावा वरद मुद्रा और धर्म चक्र मुद्रा की बात भी की गई है। ये 5 मुद्रा जो हैं उनकी मूर्तियाँ गुप्त काल से ही प्राप्त होती हैं। ऐसा माना जाता है कि इसी काल में उनको बनाया गया होगा, तैयार किया होगा। बात क्लियर है? चलिए, तो ये बात किसकी थी? गुप्त काल में मूर्तियों की। हमने देखा कि इस समय जो हिंदू धर्म था वो अब मुख्य हो गया, उससे संबंधित अधिक मूर्तियां बनाई गई। हालांकि बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को भी थोड़ा थोड़ा स्थान अभी दिया जा रहा था, क्योंकि अचानक से सब चीज़ें नहीं बदलेंगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि तुरंत रातों रात सब कुछ बदल गया। हम सो रहे हैं, आसपास में कुछ नहीं है, और रात को उसके बाद जब हमने उठ के देखा है, सुबह उठ के देखा, तो देख रहे हैं कि पूरा नगर बस गया है, अलग अलग जगह से लोग आए, रह रहे, एक अलग साम्राज्य। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे चीज़ें बदलेंगी। ठीक है, तो हमने देखा कि कुषाण काल में बौद्ध धर्म मुख्य था, मुख्य मूर्तियां बनाई जाती थी। हालांकि हिंदू धर्म, जैन धर्म का प्रचलन था, लेकिन उसके बावजूद गुप्त काल में हिंदू धर्म मुख्य हुआ, क्योंकि राजा बदल गए, समाज बदल गया, विशेषताएं बदली इस प्रकार, और एक अलग कला डेवलप हुई। ठीक इसी प्रकार से चीज़ें हम लोगों ने जानी समझी हैं मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल की। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिए, बाकी साथियों के साथ शेयर भी कर दीजिए। अगले वीडियो में फिर जल्द मिलते हैं कुछ नई बातों को लेकर के, कुछ नए विषयों को लेकर के, और फिर नई नई खास चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे और देखेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोगों ने नई नई चीज़ों को जाना समझा होगा। काफ़ी लोग कॉमेंट करके अपने व्यूज़ बताते हैं, तो ज़रूरी है कि आप भी वीडियो देखने के बाद कॉमेंट करें और अपने व्यूज़ हम तक पहुँचाएँ, ताकि हम इस सेशन को जो हमारे चल रहा है इसको हम और भी अच्छा और बेहतरीन बना पाएँ आप सभी लोगों के एग्जामिनेशंस के लिए। थैंक यू सो मच। अगले सेशन में जल्द मिलते हैं हम लोग।